ठीक है। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर, जिसको 5 से 6 लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो इसका बहुत सारा पोर्शन जो होता है वो हम कवर कर लेते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, और फिर भी वो हीट और थर्मोडायनेमिक्स वाला भी हमारा रिवाइज हो जाएगा और यहाँ पे पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे जो चीज वहाँ छूट जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट करना है हमको स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती है, सभी को पता होगी। सॉलिड, लिक्विड और तीसरी होती है गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस से 3 स्टेट्स होती हैं किसकी? मैटर की। अब हमको पता है कि सॉलिड वाला जो है उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर होता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड के ऊपर एक पूरा चैप्टर होता है सॉल्यूशन जो हमें पढ़ना है, हम पढ़ चुके हैं। और लास्ट होती है कौन सी स्टेट? गैसेस स्टेट। ठीक है, तो इस गैसेस स्टेट को हमें यहाँ पे कवर करना है। ठीक, तो गैस जो होती है वो क्या होती है या क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है गैस की, वो हमें इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। ठीक है, तो कोई भी अगर मॉलिक्यूल होता है उसके पास 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, 2 टाइप की प्रॉपर्टी है, 2 टेंडेंसी होती है। पहली टेंडेंसी होती है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, पहली टेंडेंसी होती है क्या? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। दूसरी होती है स्केपिंग टेंडेंसी। दूसरी होती है स्केपिंग टेंडेंसी। क्या होती है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वो होता है जो 2 मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे को जिस टेंडेंसी से आपस में खींच के रखेंगे उस टेंडेंसी को बोला जाएगा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरी होती है स्केपिंग टेंडेंसी। स्केपिंग टेंडेंसी वो कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से किस स्पीड से या किस फोर्स से दूर दूर जा रहे हैं उस टेंडेंसी को बोला जाएगा क्या? स्केपिंग टेंडेंसी। तो ये 2 टेंडेंसी होती है कोई के पास, मॉलिक्यूल के पास, और इन्हीं मॉलिक्यूलर फोर्स के अट्रैक्शन के या स्केपिंग टेंडेंसी के वजह से ही डिसाइड होता है कि कोई सा भी मैटर जो है वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। कैसे होता है देखो, अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है किससे? स्केपिंग टेंडेंसी का। ठीक है, स्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा है तो जो हमारा मैटर है वो कैसा होगा? सॉलिड होगा। ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूल को एक दूसरे से अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो ज्यादा है किससे? स्केपिंग टेंडेंसी से, दूर दूर जाने की टेंडेंसी से ज्यादा है, तो वो जो मैटर होगा वो क्या होगा? सॉलिड होगा। दूसरी बात, अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो बराबर हो जाए स्केपिंग टेंडेंसी के, तब वो मैटर क्या होगा? लिक्विड होगा। दोनों टेंडेंसी है उसके पास में, दूर जाने की भी है और पास आने की भी है, उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? लिक्विड कहलाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम हो जाए किससे? स्केपिंग टेंडेंसी से, ठीक है, उस कंडीशन में जो मैटर होगा हमारा वो कहलाएगा क्या? गैस। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उनकी दूर जाने की टेंडेंसी ज्यादा है पास आने से। हमको सबको पता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? गैस। ठीक है, तो 2 टेंडेंसी पर डिपेंड करता है कि कोई सा भी मैटर वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। कौन सी टेंडेंसी होगी? मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और स्केपिंग टेंडेंसी। अगर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है स्केपिंग टेंडेंसी से तो सॉलिड, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो बराबर स्केपिंग टेंडेंसी से तो लिक्विड, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो कम है स्केपिंग टेंडेंसी से तो गैस होगा। ठीक है, नोट करो इसके आगे। ठीक है, नोट कर लिया। अब पढ़ना है हमको किसका? गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट, और यहाँ भी जो गैस की हम बात करते हैं वो बात करते हैं आइडियल गैस की। ठीक है, याद रखना कौन सी गैस पढ़ेंगे हम? आइडियल गैस। आइडियल गैस की तरह कोई भी गैस बिहेव कब करती है? कैसी होगी आइडियल गैस? उसके लिए 2 प्रॉपर्टीज होगी यहाँ पे। एक होगा उसका प्रेशर, दूसरा होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर ये 2 चीज डिसाइड करेगी गैस को कि गैस होगी या नहीं होगी। प्रेशर जो है वो क्या होना चाहिए? ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया गैस जो होगी वो गैसेस फॉर्म में कब एग्जिस्ट करेगी? तो कौन से कब एग्जिस्ट करेगी? कि जब हम प्रेशर को ज्यादा रखें या प्रेशर को कम रखें, टेम्परेचर को ज्यादा रखें, टेम्परेचर को कम रखें। तो पहले बात करते हैं प्रेशर की या दाब की। ठीक है, हिंदी में बोलते जाता हूँ, फिर इसको बोलेंगे क्या? दाब। दाब की बात करें, अगर हम प्रेशर की बात करें तो बताओ, जब गैस का अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे? पास पास आएंगे। अगर पास पास आएंगे तो जो हमारा मैटर वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। और ज्यादा पास लाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। मतलब कि जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो क्या होगी? हमारी गैस होगी। तो प्रेशर जो है वो कैसा होना चाहिए? लो प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आती है टेम्परेचर की। अगर किसी चीज का मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो जो मॉलिक्यूल उनकी क्या बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे? दूर दूर जाएंगे। दूर दूर जाएंगे तो कौन सा फॉर्म हमारे पास आएगा? गैसियस फॉर्म आएगा। इसका मतलब कि जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए।
ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती है, ठीक है। आइडियल गैस कब होगी, जब प्रेशर कैसा हो, लो हो, और टेम्परेचर कितना हो, हाई हो, ठीक। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है यहाँ पे गैस की। प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज कौन सी पढ़नी है हमको, पहला होता है मास को पढ़ना है, दूसरी बात प्रेशर को पढ़ना है, तीसरा टेम्परेचर को देखना है यहाँ पे, ठीक है। चौथा होता है हमारे पास में डेंसिटी को देखना हमें, ठीक है। मास हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया। पांचवा होता है हमारे पास में वॉल्यूम का देखना है, ठीक है। इन सभी चीजों को हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। मास यानी द्रव्यमान, दाब, ताप, घनत्व और हाइट, ठीक है। इन सभी प्रॉपर्टीज को एक एक करके हमको पढ़ना है, ठीक है। नोट करो। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम कहां से, मास से, ठीक। ठीक है, नोट कर लिया। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम मास। देखो मास कैसे मेजर करना है किसी भी गैस का। मान लो हमारे पास में खाली कंटेनर है, ठीक है। एम्प्टी सिलेंडर है, उसका मास कितना है, m1 है, या वेट बोल देते हैं, वेट कितना है इसका, w1 है। उसी के अंदर हमने गैस घटा दी, ठीक है, विथ गैस, उसका वेट कितना है, w2 है। हमसे बोला कि बताओ वेट ऑफ गैस कितना होगा, ठीक है। या मास बोल दे, चलो मास से मेजर कर लेते हैं इसको बोल देते हैं कितना इसका है, m1 है, और इसका कितना है, m2 है। तो मास बोला, मास ऑफ गैस इज इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस सॉरी m2 माइनस m1, मतलब कि जो कंटेनर का मास है टोटल विद गैस के, उसमें से किसका मास को माइनस कर दें, सिलेंडर के मास को माइनस कर दे, तो बचा हुआ जो मास होगा वो किसका बचेगा, गैस का बचेगा, ठीक है। इस तरीके से फाइंड किया जाता है इसको। मास को मेजरली मास की जो यूनिट रखेंगे हम यहाँ पे, उसको लोग ग्राम में, ग्राम से मास ग्राम में लेंगे, तो क्या होगा, हम उससे उसका मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, मास के बाद में वॉल्यूम, ठीक है। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम यहाँ पे वॉल्यूम। देखो बता दूं मैं, वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है, ठीक है, गैस का जो वॉल्यूम होता है उसको जिस भी कंटेनर के अंदर हम रखते हैं उस वॉल्यूम के वो बराबर हो जाती है, ठीक है। तो गैस का जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर मैंने गैस को भरूंगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। मान लो एक मैंने कंटेनर लिया, उसके अंदर हाइड्रोजन रख दी, दूसरा कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने ऑक्सीजन रख दी, दोनों कंटेनर सेम बने हुए हैं, ठीक है। दोनों कंटेनर की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, सेम है। इसका वॉल्यूम कितना है, v है, इसका वॉल्यूम कितना है, v है। तो मेरे से पूछे बता हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम घेरेगी और ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम घेरेगी, तो दोनों का वॉल्यूम क्या आएगा, बराबर आएगा। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम कुछ अलग आएगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम अलग आएगा, क्योंकि किस पर डिपेंड करता है, वो कंटेनर के वॉल्यूम पे। जितना बड़ा कंटेनर होगा वो उसका पूरे वॉल्यूम को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। बात करें यहाँ पे इसकी यूनिट की, यूनिट की कुछ बात होती है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो होता है वो बराबर कितना है किसके, 1000 लीटर के, या बराबर होता है कितने, 1000 डेसीमीटर क्यूब के, ठीक है। ये इसको बोल सकते हैं हम 1 लीटर बराबर हो जाएगा किसके, 1 डेसीमीटर क्यूब के, या बराबर हो जाता है वो किसके, 1000 के, ठीक है। ये यूनिट ध्यान रखना जो कन्वर्जन में स्पेशली यूज होती है। 1 मीटर क्यूब मतलब कितना होता है, 1000 लीटर होता है, वो बराबर होता है किसके, 1000 डेसीमीटर क्यूब के, या 1 लीटर जो होता है बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के, या बराबर होता है कितने, 1000 ml के, ठीक है। ये बात हुई किसकी, वॉल्यूम ऑफ गैस की, ठीक। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टेम्परेचर। टेम्परेचर
तो किसी भी गैस का जो टेम्परेचर होता है ना वो होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी जो ऑफ गैस जो होगी वही क्या होगी, उसका टेम्परेचर होगी, ठीक है। वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, उसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ही जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा, ठीक है। टेम्परेचर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, यहाँ पे केल्विन रखना है, ठीक है। और एक चीज अभी बात होगी कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करना, ठीक है। इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे इसका केल्विन में टेम्परेचर। तो जब भी हमको टेम्परेचर रखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे तो हम कौन सी यूनिट के साथ रखेंगे, उसको केल्विन में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टेम्परेचर के बाद में प्रेशर। प्रेशर प्रेशर जो होता है ना वो किसकी वजह से होता है, देखो किसी मान लो कंटेनर के अंदर गैस है और ये गैस के जो मॉलिक्यूल, ठीक है, जितना फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर वो पर यूनिट एरिया के ऊपर जो लगा हुआ फोर्स होगा वही क्या कहलाएगा, प्रेशर। क्योंकि प्रेशर का फार्मूला भी होता है प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या मतलब हो जाएगा प्रेशर का कि जो गैसेस मॉलिक्यूल है वो जितना ज्यादा इसकी वॉल पे, कंटेनर की वॉल पे जो फोर्स लगाएंगे उसी फोर्स को पर यूनिट वॉल्यूम को बोलेंगे या पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। बात करेंगे इसकी यूनिट की, तो यहाँ पे हम जो रखते हैं यूनिट इसकी वो रखते हैं पास्कल, ठीक है। यूनिट क्या होती है, पास्कल। यहाँ हमको जो रखते हैं हम क्वेश्चन में वो रखते हैं एटीएम में। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू हो जाता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ऐसी को बोल सकते हैं 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। देखो पावर 2 का आगे इंटू करूंगा तो पॉइंट इधर चल जाएगी, 10⁵ का हो जाएगा किलो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा किलो पास्कल, या ये ही होता है कितना 760 mm, ये किसके बराबर होता है 760 mm के बराबर, ठीक। ये होता है क्या, प्रेशर। नोट कर लिया। लास्ट आता है हमारे पास में डेंसिटी, घनत्व। घनत्व जो होता है वो हमारे पास में दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट घनत्व। दूसरा आता है हमारे पास में वाष्प घनत्व, सभी ने सुना होगा वेपर डेंसिटी, ठीक है। वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। एब्सोल्यूट की बात करूं तो एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालने का फार्मूला आता है D इज इक्वल टू T प्रेशर ऑफ गैस इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन में R इनटू में T, ठीक है। जहां पे R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, P मतलब हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, R का मतलब हो जाएगा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, ठीक है। वेपर डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो वेपर डेंसिटी जो होती है बराबर होती है मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मोलर मास डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है, वेपर डेंसिटी। इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। तो ये होती है क्या, फाइनली डेंसिटी। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी हमने 5 प्रॉपर्टीज गैसों की देखी। अब इसके बाद इनके जो गैसेस लॉ होते हैं वो पढ़ना है। वैसे उन्होंने वो गैसेस लॉ सबके सब क्या है पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार उनको रिवाइज करेंगे, ठीक। नोट कर लीजिए, चलो नोट कर लिया। अब पढ़ेंगे हम गैसेस लॉ। पढ़ेंगे गैस लॉ, सभी को आते हैं होंगे वैसे गैस लॉ। पहला लॉ जो आता है यहाँ पे आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो लगता है वो लगता है कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर। जब ताप जो हो जाए वो नियत हो जाए तो उस कंडीशन में लगता है कौन सा लॉ, बॉयल्स लॉ। आइडियल गैस इक्वेशन याद करो, आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो होती है PV इज इक्वल टू nRT। और ये लॉ जो बोलता है वो बोलता है अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो तो PV इज इक्वल टू हो जाता है कांस्टेंट, क्योंकि n जो नंबर ऑफ मोल जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे, R जो होगा अपने अपने क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और T जो होगा वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वाली पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो बोल सकते हैं P जो होगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/VV, या इसको बोल देंगे K इंटू में 1/VK। मतलब P जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के। चलो अब इसके लिए ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ बनाने के लिए इसका कंपेयर करेंगे इसको एक इक्वेशन से। तो इक्वेशन जो होगी y इज इक्वल टू mx प्लस ck। और यहाँ प्लस में कितना लिखेंगे हम 0 लिखेंगे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट इसका कुछ भी नहीं है, तो सी कितना हो गया 0। एक्स एम की जगह पे कौन आया, के आया, मतलब कि जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, के के। और जो इक्वेशन लिखी हमने कौन से ग्राफ पे लिखे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के। तो ग्राफ बनेगा कैसा, स्ट्रेट लाइन 1/v और किसके बीच में बनाया हमने, पी के बीच में जो ग्राफ बनाया वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन बनेगा तो जिसकी स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, के बराबर, ठीक है। और हमको के पता है कि वो कौन से टर्म के बराबर है, एन आर टी के बराबर है, याद रखना के इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, अगर यही ग्राफ अगर मैं डायरेक्ट v के बीच में बनाऊं, 1/v की जगह किसके बीच में बनाऊं, v के बीच में बनाऊं, तो कैसा बनेगा, यहाँ बना देता हूँ v और p के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूँ, मैं बोल दूँ कि इस पॉइंट पे टेम्परेचर T1 है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर जो है वो T2 है, तो बताओ T1 ज़्यादा होगा T2 से, T2 ज़्यादा होगा T1 से, या T1 बराबर होगा T2 के, क्या होना चाहिए। देखो ये जो ग्राफ बनाया हमने कहाँ पे बनाया है, किस कंडीशन को मान के ग्राफ को ड्रॉ किया है कि टेम्परेचर का हो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट हो मतलब कि टेम्परेचर जितना यहाँ होगा उतना ही टेम्परेचर का होगा यहाँ पे होगा, इसका मतलब कि टेम्परेचर क्या होगा, दोनों कंडीशन में बराबर होगा, ठीक है। टेम्परेचर T1 बराबर क्या हो जाएगा T2, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो है हमने क्या बनाया है, एक ही गैस के लिए क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है, इसका टेम्परेचर T1 बराबर होगा किसके, T2 के, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देता हूँ, बताना। हमारे पास ग्राफ है P और 1/v के बीच में, पहला दूसरा तीसरा, पहले में टेम्परेचर T1 है, दूसरा में T2 है, तीसरा में T3 है। तो बताना है ऑप्शन नंबर ए T1 फिर T2 फिर T3, ऑप्शन नंबर बी होगा T3 T2 T1, ऑप्शन नंबर सी T1 बराबर T2 बराबर T3, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी होगा। बताओ T1 ऑप्शन ए बी या सी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि T1 बराबर होगा T2 बराबर होगा T3, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो हमने एक ही गैस के लिए सिर्फ एक ग्राफ की बात की थी, ठीक है। और यहाँ पे तीन अलग अलग ग्राफ है, मतलब कि तीन अलग अलग गैसों के लिए होंगे, तो हमको बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर क्या होगा, T1 होगा T2 होगा या T3 होगा। अब देखें तो हम किससे देखेंगे इनको, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों के स्लोप का डिफरेंस है। स्लोप किसका ज्यादा, T1 का स्लोप ज्यादा, T2 का स्लोप कम, T3 का स्लोप उससे भी कम, ठीक है। और हमको पता है कि K जो होता है वो बराबर होता है किसके, nRT के बराबर, मतलब K जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि n भी कांस्टेंट और r भी क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है, मतलब जो स्लोप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ठीक है। स्लोप जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, ठीक है, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। स्लोप किसका ज्यादा, T1 वाले का ज्यादा, मतलब टेम्परेचर किसका ज्यादा, T1 वाले का, उससे कम किसका, T2 वाले का, सबसे कम किसका स्लोप, T3 वाले का, मतलब कि आंसर नंबर ए आ जाएगा, ठीक। चलो तो ये कौन सा लॉ पढ़ा हमने, बॉयल्स लॉ, ठीक है। चलो नोट कर लिया। जो ग्राफ आते हैं, देखो अगर हमसे बोले पीवी वर्सेस वी का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो हमको पता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और पीवी वर्सेस वी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो पीवी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब कि ग्राफ जो बनेगा, इधर ले लेते हैं पीवी को, यहाँ लिखा वी को, तो ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा, कांस्टेंट का, ठीक है। इस तरीके से अगर मेरे को बोलते हैं कि पीवी वर्सेस टी का ग्राफ बना, तो भी क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि पीवी बराबर क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, पी इधर रख देते हैं इसको, पी ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखना, मैक्सिमम यहाँ पे ग्राफ से और इसी चीजों से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। ये होता है क्या, ग्राफ वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो नोट कर लो। अब देखो और आता है एक ग्राफ, हमसे बोला log P वर्सेस log P का ग्राफ बनाना है, ठीक है। किसका ग्राफ बनाना है हमको, log P वर्सेस log P का। देखते हैं क्या बोला हमको, PV बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। अब हमको log लेके आना है, काम करके दोनों साइड क्या ले लेते हैं हम, log लगा देते हैं, यहाँ पे log लगा दिया और यहाँ भी log लगा दिया। log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, log m इंटू n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n, तो इसको लिख सकता हूँ मैं log P प्लस में लिख सकता हूँ मैं log V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log K। log V को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा log P इज इक्वल टू
log k माइनस log v। अच्छा, इस माइनस v को मैं आगे भी लिख सकता हूँ, तो ऐसा लिख दूँ log p इज इक्वल टू माइनस का log v प्लस का log। चलो अब कंपेयर करते हैं इसको इक्वेशन से। इक्वेशन होती है हमारे पास में y इज इक्वल टू mx प्लस सी है ना, और ये आ रहा है हमारे पास में क्या माइनस, इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा वो कैसा होगा माइनस में होगा। ठीक है, तो हमको ग्राफ बनाना है किसके बीच में, log p वर्सेस log v के बीच में। तो ये हो जाता है log v क्या हो गया x। ठीक है, इंटरसेप्ट जो होगा इसका क्या बनेगा हमारे पास में माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, स्लोप जो होगा कैसा बनेगा माइनस का 1 बनेगा, और इंटरसेप्ट जो होगा वो कितना बनेगा log k बनेगा। तो ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा log p और यहाँ आ जाएगा log v। अब इंटरसेप्ट कितना है c है, c का मतलब कि हमने मान लिया कि यहाँ एक इंटरसेप्ट तो क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव और ग्राफ जो होगा वो कहाँ जाएगा नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव स्लोप इसका मतलब कि ग्राफ जाएगा ऐसा। ठीक है, ग्राफ जाएगा ऐसा। यहाँ का जो एंगल होगा वो कितना होगा बोलो, tan थीटा होता है tan थीटा, लेकिन n की जो वैल्यू है यहाँ कितनी है 1 है, 1 है मतलब कि एंगल कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। ठीक है, ये जो होगा ये क्या हो जाएगा इसका इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू होगी किसके बराबर log k के बराबर। ठीक है, ये बन जाएगा इस तरीके से इसका ग्राफ। किस किसके बीच का बनाया हमने log p वर्सेस log a। ठीक है, m बराबर किसका हो जाएगा tan थीटा बराबर किसके 1 के, मतलब थीटा की वैल्यू थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। तो अगर हमसे ग्राफ बनाने का वो इसको बोलता है कि इसके बीच में p और log v के बीच में तो बनेगा ग्राफ ऐसा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लेता हूँ। ग्राफ है हमारे पास में p वर्सेस p का, तो मान लो इसका टेम्परेचर है T1, इसका है T2, इसका है T3। तब तुमको बताना है ऑप्शन नंबर ए T1 ज़्यादा होगा T2 से और T2 ज़्यादा होगा किससे T3 से। ऑप्शन नंबर बी है T3 फिर T2 फिर T1। ऑप्शन नंबर डी होगा T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी नो। ठीक है, चलो क्या करना है हमको बताना है, पहले तुम लोग अपना आंसर निकालो और उसको टिक करो। ठीक, चलो मैं करता हूँ। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें तीनों के प्रेशर को इक्वल कर लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा। तो इस लाइन पे सभी का प्रेशर बराबर होगा, इस पॉइंट पे इसका और इस पॉइंट पे इसका होगा, क्योंकि इसकी लाइन है प्रेशर की। इस पे इसका वॉल्यूम कुछ अलग होगा, इस पे इसका वॉल्यूम कुछ अलग होगा, इस पे इसका वॉल्यूम कुछ अलग होगा, है ना। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा T3 वाले का, उससे कम T2 वाले का, उससे कम किसका हो जाएगा T1 वाले का। सर मैं अब देखो हमको आइडियल गैस इक्वेशन से पता है कि PV इज इक्वल टू होता है किसके nRT के। अब n और r तो कांस्टेंट, तो ऐसा बोल सकते हैं हम PV जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके T के हो जाएगा। ठीक है, अब अगर P इंटू V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके T के, मतलब P इंटू V की वैल्यू जिसके लिए जाता है उसका टेम्परेचर भी क्या होगा ज्यादा। ठीक है, अब हमको पता है कि प्रेशर तो इस कंडीशन के लिए सभी का क्या है कांस्टेंट है, मतलब कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका आ रहा है T3 वाले का, मतलब उसका टेम्परेचर भी कितना ज्यादा हो जाएगा T3 वाले का। समझ में आया ना, PV वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T के। P तो हमको पता है कांस्टेंट है क्योंकि हमने एक लाइन ड्रॉ करके प्रेशर को क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया। अब बचा कौन वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होगा वो किसके ज्यादा है T3 वाले के लिए ज्यादा है, इसलिए उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा T3, उससे कम कौन हो जाएगा T2 वाला, सबसे कम वॉल्यूम किसका T1 वाले का। ठीक है, तो कौन सा नंबर कौन सा जाएगा डी वाला जाएगा। ठीक है, करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, दूसरे सिमिलर कंटेनर से जुड़ा हुआ है, तो भाई कॉल का दौरा क्या है 1 है। ठीक है, कॉल का दौरा क्या कर दिया 1। मान लो यहाँ का प्रेशर है 2 atm, इसमें गैस भरी हुई, और इसका वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, इसका भी वॉल्यूम हमारे पास में 10 लीटर। ठीक है, अब यदि मैं इसका को इफ वी ओपन तो कॉर्क फाइंड
न्यू प्रेशर, ठीक है। एक कंटेनर था जिसका प्रेशर है 2 atm, वॉल्यूम है कितना 10 लीटर। वो एक कॉर्क द्वारा जुड़ा हुआ है किसी, एक पाइप द्वारा जुड़ा हुआ है किसी दूसरे कंटेनर से, जिसको रोक रखा है किसने, कॉर्क ने, और उसका वॉल्यूम कितना 10 लीटर। उसके पास कोई भी गैस नहीं। अब यदि मैं इस कॉर्क को हटा दूं तब हमको बताना है कि इसका नया प्रेशर कितना होगा, ठीक है। हमको एक चीज पता है कि पीवी जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है के, ठीक है। इसका मतलब कि पी इनिशियल इंटू वी इनिशियल बराबर होगा पी फाइनल इंटू में वी फाइनल, हो जाएगा। अब बताओ इनिशियली जो पी था बराबर कितना होगा हमारे पास में 2 atm के, 2 atm के। वॉल्यूम जो होगा इनिशियली वो कितना था हमारे पास में 10 लीटर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पी फाइनल की तो हमको फाइनल करना है वो तो, लेकिन वी फाइनल हमको पता है फाइनली भी कितना हो जाएगा। जब इसको हटाऊंगा तो दोनों वॉल्यूम इसके लिए हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा टोटल 10 और 10 20 लीटर, मतलब कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 लीटर। अब रखते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू, पी इनिशियली कितना था 2 इंटू वी इनिशियली कितना था 10 इज इक्वल टू पी फाइनल हमको निकालना है, और वी फाइनल जो है वो हो गया हमारे पास में 20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1। तो फाइनली जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास में 180, दैट इज आंसर, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने चार्ट्स लॉ पे, ग्राफ वाले या फिर इस टाइप के क्वेश्चन सभी मैंने बता दिए, ठीक है। हम पढ़ेंगे अब अगले, ठीक, नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं हम चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ लगता है एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। जब किसी गैस के मोल का क्या हो प्रेशर जो है वो क्या करते हैं हम कांस्टेंट कर दें, उस कंडीशन में क्या लगता है चार्ल्स लॉ, ठीक है। हमको आइडियल गैस इक्वेशन से पता है Pv = nRT। अब प्रेशर तो कांस्टेंट कर दें, n और r भी क्या है कांस्टेंट है, तो v जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके टेंपरेचर के, ठीक है। एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ v = जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आ जाता है k, तो हमने बोल जाएगा kT। तो v/T हो जाएगा इसके k के, वैसा भी बोल सकता हूँ v1/v2 हो जाएगा v1/T1 बराबर बोल दूंगा v2/T2, ये होगा क्या चार्ल्स लॉ। अब आता है हमारे पास में क्या ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। ग्राफ बनाए अगर हम v वर्सेस t का, अगर हम ग्राफ बनाए तो क्या होता है हमारे पास में v = होगा किसके k t के बराबर, तो ये हो जाएगा y = mx + c, इसको साथ में प्लस में कितना आ जाएगा 0, मतलब इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 0, ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ बना देते हैं इसका, यहाँ पे आ जाएगा कौन वॉल्यूम, यहाँ पे आएगा कौन टेम्परेचर, ठीक है। x के सामने कौन आया t, y के सामने कौन आया v, तो ग्राफ बनेगा कैसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका स्लोप, जो कि बराबर होगा किसके k के। अच्छा k की बात करोगे मैं, यहाँ पे कौन आ रहा था हमारे पास में nRT, ठीक है। ध्यान से देखा Pv = nRT, v बराबर हो जाएगा nR/p इंटू में t, और ये होगा y = m, और ये होगा क्या हमारे लिए x, मतलब कि जो m है या k है हमारा वो किसके बराबर हो जाएगा nR/p के। तो इसको k को मैं कितना बोलूंगा nR/p, ठीक है। ये होगा हमारे लिए क्या चार्ल्स, ठीक है। चलो इस पे और क्वेश्चंस और टाइप्स देखते हैं ग्राफ के, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लिया। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन, ग्राफ बनाया मैंने इसके बीच में v वर्सेस t का, t मान लें यहाँ पे हमने बोला प्रेशर P1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है, यहाँ पे प्रेशर P3 है। तो तुम्हें बताना है ऑप्शन नंबर ए P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, ऑप्शन नंबर सी P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दी। बताओ क्या करें, सॉल्व करो। सबसे पहले क्या किया था हमने, इन तीनों में क्या डिफरेंट है इनका स्लोप, सबसे ज्यादा स्लोप P1 का, उससे कम P2 का, उससे कम किसका P3 का। स्लोप का मतलब समझ आता है ढाल, किसमें ढाल ज्यादा है, इस वाले में P1 वाले में ज्यादा है।
हमको पता है कि के जो था स्लोप था और वो बराबर था किसके एन आर अपॉन में पी के, मतलब यहाँ जो के है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके पी के, मतलब जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम। सबसे ज्यादा स्लोप किसका ज्यादा P1 वाले का, तो सबसे कम प्रेशर किसका हो जाएगा P1 वाले का। सबसे कम प्रेशर किसमें है P1 यहाँ पे, तो सबसे कम P1 फिर P2 फिर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है चलो नेक्स्ट, फिर से एक और ग्राफ बनाते हैं लॉग v वर्सेस लॉग t का ग्राफ। ठीक है देखो पिछली बार बनाया था इस तरीके से बनाने की कोशिश करो एक बार। ठीक है फिर मैं बनाता हूँ। हमको पता है कि v इज इक्वल टू कितना था के टी था, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लॉग लगा देंगे, यहाँ भी लॉग और यहाँ भी लॉग, तो ये हो गया लॉग v इज इक्वल टू m इंटू एन बराबर कितना हो जाएगा m प्लस एन, तो इसको लिखेंगे लॉग m या लॉग क्या आ जाएगा k प्लस लॉग t। एक काम करो t के बीच में हमको ग्राफ बनाना है तो t को आगे लिखो k को पीछे लिख लो, इसको लिख सकते हैं लॉग v इज इक्वल टू लॉग t प्लस लॉग क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c के। इंटरसेप्ट किसका बराबर log k के बराबर, m की जगह कितना आएगा 1, x की जगह पर आ जाएगा log t। एक ग्राफ बनाना था हमको, आगे इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन ग्राफ की। इंटरसेप्ट क्या है पॉजिटिव है, मतलब कि ग्राफ को यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा, स्लोप के साथ पॉजिटिव मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ये बनेगा इसका इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किसके बराबर है इसका log k के बराबर, तो ये आ जाएगा कितना log k। ग्राफ किसके बीच बना है log t और यहाँ पे आएगा कौन log v। ठीक है और जो एंगल होगा कितना होगा 45 डिग्री, क्यों क्योंकि एंगल वैल्यू किसके बराबर बना होगी m बराबर हमको पता है कितना होता है tan थीटा के बराबर, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री। ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं हमें पीटी लॉ, कब लगेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तीन प्रॉपर्टी थी, एक बार वॉल्यूम को करके देखना था हमको, एक बार प्रेशर को देखना था, एक बार टेम्परेचर को देखना था, तो बाकी दो तो देख लिया। अब देखना है हमको किसको, एक कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा पी v इज इक्वल टू एन आर। ठीक है बताओ इस बार हमने क्या किया वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, एन कांस्टेंट आर कांस्टेंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा किसके टी के, पी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के, प्रोपोर्शनलिटी की तो कांस्टेंट जो आ जाएगा वो होगा के के इनटू टी। अच्छा एक बात बता दूं के बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पे एन आर अपॉन में वी के, यहीं से निकाल लिया अपन पी को ऐसे ही बोल सकते हैं ना, पी इज इक्वल टू एन आर अपॉन में वी के इनटू में क्या आ जाएगा टी, मतलब कि के किसके बराबर है एन आर अपॉन वी के। चलो ग्राफ बनाने इसका, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा mx प्लस सी के। इसी क्वेश्चन से कंपेयर करो, x की जगह पे कौन आ जाएगा t आ जाएगा, y की जगह पे p आ जाएगा, n की जगह पे कौन आ जाएगा k आ जाएगा। ठीक है प्लस सी के। ग्राफ बना दे इसका, यहाँ पे p आ जाएगा। ठीक है किसके बीच में दूसरा हमको बनाना है इसके साथ t के साथ। ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो इसका स्लोप जो होगा बराबर होगा k के, और k बराबर है हमारे पास में किसके n अपॉन में v के। तो ये होगा कैसा हमारा पेटी है। और इस पे कुछ क्वेश्चन और ग्राफ बनाएंगे हम किसके बीच में, एक log p और log t के बीच में। तो log p और log t के बीच का ग्राफ तुम लोग पहले ट्राई करोगे। ठीक है इसलिए चलो देखते हैं ग्राफ log p और t के बीच में। इसको भी ग्राफ बनाते हैं log p वर्सेस log t के बीच में। हमको पता है कि P होगा इज इक्वल टू के टी है, दोनों तरफ क्या लगा दें लॉग, यहाँ भी लगा लॉग, यहाँ भी लगा दिया लॉग, तो बोलेंगे लॉग P इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लॉग T प्लस लॉग के लिख सकते हैं। इक्वेशन से कंपेयर कर लो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा लॉग के, x की जगह पर आ जाएगा लॉग टी, क्योंकि लॉग टी के का ही हमको क्या बनाना है ग्राफ, m की जगह कितना आ जाएगा 1। ये देखो बन गया, कैसा ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बना दो। यहाँ पर बन जाएगा log t, आ जाएगा कौन log p है ना, log p। ठीक है ऐसा नहीं मैं सामने आ जाता हूँ, दिखता नहीं है। ठीक है मैं साइड से हो जाता हूँ। तो क्या बनाना है हमको
ग्राफ में क्या कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, मतलब कि ग्राफ जाएगा ऊपर, कैसा, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। ये जो हो जाएगा इंटरसेप्ट, जो कि बराबर हमारा log k के बराबर है। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, ठीक। स्लोप कितना है 1, मतलब कि एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये बन जाता है किसके बीच में, ग्राफ log p वर्सेस log t के बीच में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिटा दो। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है, पी टी का हमारे पास में ग्राफ है 1 2 3। इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका वॉल्यूम V3 है। तो हमको बताना है ऑप्शन नंबर ए, V1 ज़्यादा होगा, V2 ज़्यादा होगा या V3 ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी, V3 ज़्यादा होगा, V2 ज़्यादा होगा या V1 होगा। ऑप्शन नंबर सी, V1 बराबर होगा, V2 बराबर होगा इसके V3 के। ऑप्शन नंबर डी, नो। ठीक है, सॉल्व करो, बताओ कौन सा आएगा, ए बी सी या डी। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं हम। हमको पता है कि P इज इक्वल टू होता है, जब किससे देखेंगे हम इनको, स्लोप से देख लेते हैं। स्लोप जो है वो किसके बराबर होगा, K के। स्लोप V1 वाले का ज्यादा, उससे कम V2 वाले का, सबसे कम स्लोप किसका, V3 वाले का। और K बराबर हमको पता है यहाँ पे है NR अपॉन में V के। ठीक है, K इज इक्वल टू कितना है, NR अपॉन V। मतलब K जिसका ज्यादा, K जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, मतलब K जिसका ज्यादा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। K किसका सबसे ज्यादा, V1 वाले का, तो वॉल्यूम सबसे कम किसका हो जाएगा, V1 वाले का। आंसर कौन सा आ जाएगा, V वाला। समझ में आया सभी को। देखो किससे देखेंगे हम इनको, स्लोप से। स्लोप किसका ज्यादा, V1 वाले का, सबसे कम V2 वाले का, सबसे कम स्लोप किसका, V3 वाले का। स्लोप हमको पता है कि किसके बराबर होता है, K के। और K जो है वो हमारा किसके बराबर है, NR अपॉन V के। तो K जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, V के। अब जिसका K ज्यादा उसका V कम। K सबसे ज्यादा किसका, V1 वाले का, तो वॉल्यूम सबसे कम किसका, V1 वाले का। ठीक है, V1 वाले का वॉल्यूम सबसे कम स्लोप किसका, V3 वाले का, तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा किसका, V3 वाले का। तो आंसर कौन सा जाएगा, B वाला। ठीक है, ये होते हैं सभी टॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, a cylinder can bear a maximum pressure of 15 atm. It contains gas at 10 atm. When temperature is 27 डिग्री सेल्सियस, at what temperature cylinder will burst? ठीक है, एक कंटेनर है जो मैक्सिमम 15 एटीएम का प्रेशर को झेल सकता है। ठीक है, उसको अंदर हमने गैस भरी है जिसका प्रेशर कितना है, 10 एटीएम है, और उसका टेम्परेचर जो है हमारे पास में 27 डिग्री सेल्सियस है। तब हमसे पूछता है कि हम उसका टेम्परेचर को कितना बढ़ा दें कि उसका सिलेंडर जो है वो क्या हो जाए, बस्ट हो जाए या फट जाए। ठीक है, तो कंडीशन देखो, वो सिलेंडर कब फटेगा, जब उसका प्रेशर कितना हो जाए, 15 एटीएम हो जाए, 15 एटीएम से ज्यादा हो जाए। 15 एटीएम से ज्यादा जैसे प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। तो हमको एक चीज पता है कि यहाँ पे गैस का जो वॉल्यूम है या कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे, P1 बटे T1 बराबर होना चाहिए किसके, P2 बटे T2 के। ये होगा। अब हमको पता है कि दो कंडीशन है हमारे पास में, एक इनिशियल कंडीशन होगा और एक फाइनल कंडीशन होगी। जो इनिशियली कंडीशन है उसका जो प्रेशर है वो हमारे पास में कितना है, 10 एटीएम है, और जो फाइनल कंडीशन है उसमें प्रेशर कितना हो जाना चाहिए, 15 एटीएम हो जाना चाहिए। दूसरी बात, इनिशियली कंडीशन में जो टेम्परेचर है वो हमारे पास में 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस, जैसे को बोलेंगे हम कितना, 300 केल्विन। और फाइनल कंडीशन में हमको टेम्परेचर बताना है, टी फाइनल जो है वो हमको बताना है। ये चार चीजें हैं हमारे पास में। इनिशियली जो है वो इतना टेम्परेचर है, इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर है, हमको पता है। हमको जो फाइनल प्रेशर है वो कितना चाहिए, 15 एटीएम चाहिए। उस कंडीशन में हमको टेम्परेचर नहीं पता है, तो क्या इस फार्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। हाँ, इनिशियली जो था इसको ऐसा बोल सकता हूँ इनिशियल, और इसको बोल सकता हूँ मैं फाइनल। ठीक है, टी इनिशियल, पी इनिशियल, इनिशियली पी कितना था हमारे पास में 10, टेम्परेचर कितना था 300, पी फाइनल प्रेशर कितना चाहिए हमको 15 एटीएम, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना चाहिए हमको निकालना है। 10 से 10 जो 0 से होगी 0 कैंसिल, टी फाइनल में आएगा 30 का इधर कर देंगे। ठीक है, तो टी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा 15 45 into 0, मतलब कि कितना हो जाएगा 450 केल्विन। मतलब कि अगर हम उस कंटेनर का टेम्परेचर 450 केल्विन से ज्यादा, जैसे ही थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ाएंगे हम, उसके बाद में वो कंटेनर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ टाइप का क्वेश्चन बनता था जो हमने सॉल्व किया। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट एक लॉ है हमारे पास में, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। थ्योरेटिकल है,
एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोला जाता है इसको। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है? अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम of all gas contain equal number of molecule। क्या बोलता है ये? अंडर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बोलना चाहता है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट कर दें, तो कोई भी गैस अगर हम उठा लें तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो दूसरी गैस के वॉल्यूम के बराबर हो, तो उन दोनों के मॉलिक्यूल भी जो होंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होंगे उनका वॉल्यूम अलग हो जाए, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाए। ठीक है, तो जो अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, दोनों गैसों का अगर हमने सेम रखा, तो दोनों जो वॉल्यूम को गेन करेंगी वो जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा? हमेशा सेम होगा। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पे मैंने 50 ml ऑक्सीजन ली, दूसरा बोला मैंने कि यहाँ पे मैंने 100 ml हाइड्रोजन ली, H2, यहाँ मैंने बोला कि मैंने 150 ml नाइट्रोजन ली। तो मेरे से बोला कि भैया मॉलिक्यूल बताओ कि किसके मॉलिक्यूल कितने होंगे। ठीक है, मैंने बोला कि अगर ऑक्सीजन के x मॉलिक्यूल है तो बताओ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे। अगर इसका 50 ml में इसके x मॉलिक्यूल है, तो हमने बोला कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, कांस्टेंट है, उस कंडीशन में जो वॉल्यूम गेन करेंगे, ये घेरेंगे, वो वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। तो अगर 50 ml में इसके x मॉलिक्यूल है, तो इसके अगर ऑक्सीजन होती तो 100 ml में कितना होना चाहिए थे? x, 2x मॉलिक्यूल होने चाहिए थे। पर हमने बोला कि इसको गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस है, मतलब कि अगर इसके x है तो इसके कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 2x होंगे। क्यों? क्योंकि इसके 50 में x है तो 100 में कितने होंगे? इसके भी 2x होंगे। फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है, अगर इसके x है इसके 2x होते हैं यहाँ पे 100 ml में, तो इसके भी कितने होंगे? 2x होंगे। अगर 50 ml में ऑक्सीजन के x होते तो 150 ml में ऑक्सीजन के कितने होते? 3x होते 3x। अब हमको फर्क नहीं पड़ता कि हमारी गैस ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 3x हो जाएंगे। समझ में आया? ये कहना चाहता है कौन? एवोगैड्रो। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट करते हैं, तो जो गैस होंगी, सभी गैसें जो होंगी, उनका इक्वल वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रखेगा। समझ में आया? ये होता है क्या? एवोगैड्रो लॉ। एक समझाने का तरीका था, देखो फार्मूले से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको। ठीक, चलो देखो कैसे फार्मूले से देखते हैं इसको। PV इज इक्वल टू nRT। बोलो क्या बोलना? प्रेशर को कांस्टेंट कर दो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो। ठीक है, तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? N के। हो गया, मतलब जो वॉल्यूम होगा जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उतने ही ज्यादा होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमको बोलते हैं बाय वॉल्यूम परसेंट, तो वही बराबर होगा बाय नंबर ऑफ मोल के परसेंटेज की। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम परसेंटेज ही बराबर हो जाएगा किसके? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल परसेंट के या नंबर ऑफ मोल्स परसेंट के। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी का मोल परसेंट इतना है या आयतन प्रतिशत इतना है, तो बताओ कि उसका मॉलिक्यूल प्रतिशत या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का परसेंटेज कितना होगा, तो उसका परसेंटेज जो होगा वो क्या होगा? हमेशा बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा? इस इक्वेशन से। ठीक है, और किसके हिसाब से? एवोगैड्रो लॉ के हिसाब से। ठीक है, चलो एक और चीज होती है कि हमको बोलता है कि PV इज इक्वल टू होता है nRT के। तो अगर nR को यहाँ लिखूं, अगर यहाँ से टेम्परेचर को यहाँ लिखूं, तो ये हो जाता है PV बटे T इज इक्वल टू nR। और अगर nR नंबर ऑफ मोल को या किसी गैस के मास को हमने कांस्टेंट रखा है, तो nR तो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब PV बराबर कितना हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि P1 V1 बटे T1 बराबर हो जाएगा उसी गैस के P2 V2 बटे क्या होते हैं? क्या? इक्वेशंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेक्चर था किसका? स्टेट ऑफ मैटर का। इससे आगे काम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो 4 या 5 लेक्चर में लगभग इसको हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ में हमारा जो ब्लॉग्स थे वो भी क्या हो जाएंगे? रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है।